हेलो स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, या जिसे हम एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझ चुके हैं। तो इससे पहले मैं आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताऊं, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक रह गया है जिसे हम अब कंप्लीट करने वाले हैं, और वो है इम्पल्स। तो पहले हम ये समझते हैं कि इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स, इसे हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इम्पल्स देखिए होता क्या है, अगर किसी बॉडी, मान लेते हैं कोई एक बॉडी जिसका मास m है और अगर वो u वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो अगर हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। अगर कोई बॉडी है जो u वेलोसिटी से चल रही है, अगर इस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं वो फोर्स कुछ t टाइम के लिए अप्लाई हुआ, तो अभी क्या होगा, मास तो सेम रहेगा बट इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मोमेंटम चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कितना मोमेंटम चेंज हुआ, बस वही होता है इम्पल्स, ठीक है। या इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर हमें मोमेंटम चेंज करना है, अगर ये मोमेंटम चेंज हुआ, कितना मोमेंटम चेंज हुआ, ये किन फैक्टर से डिपेंड करता है, ये दो फैक्टर डिपेंड करता है। एक तो फोर्स आपका कितना ज्यादा अप्लाई हो रहा है, कितना ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उतना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा, या कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, ठीक है। जितनी देर के लिए करेंगे उतना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा। बस इन्हीं दोनों फैक्टर से बन जाता है इम्पल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स इज डिफाइंड एज द, इसको पहले हटा लें फिर लिखते हैं, इम्पल्स इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी में मोमेंटम कितना चेंज हुआ, उसी मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और डिफिनेशन है, ठीक है, फॉर्मूले के टर्म्स में। इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द, दोनों सेम ही डेफिनेशन है। अब जब मैं फॉर्मूला आपको लिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा दोनों सेम ही बात कह रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड शॉर्ट टाइम इन विच फोर्स एक्ट्स, जिसमें वो फोर्स एक्ट करता है। मतलब जैसे अगर कोई बॉडी है, ये जो बॉडी थी m मास की, u वेलोसिटी से मूव कर रही थी, तो आपने इस पे फोर्स लगाया, तो कितने टाइम तक लगाया, स्मॉल टाइम ही होगा, ऐसा नहीं बहुत देर टाइम तो होगा नहीं, स्मॉल टाइम होगा। तो जितनी देर तक के लिए आपने इसमें फोर्स अप्लाई किया, उसके प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, इम्पल्स बोलेंगे। देखिए इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, देखिए आई इज इक्वल टू, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कितना चेंज हुआ मोमेंटम में, मतलब P2 माइनस P1, ठीक है, इसे डेल्टा पे भी बोल सकते हैं, इक्वल टू F इंटू टी। और अगर आप ध्यान से देखो तो यही होता है इम्पल्स, ठीक है। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू F इंटू टी, ये, क्योंकि ये डेल्टा पी, देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ा है, दोनों एक ही बातें हैं, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी, या डेल्टा पी अपॉन टी, डेल्टा पी अपॉन टी, ऐसे लिखते हैं, डेल्टा पी अपॉन टी इक्वल टू क्या था, एफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स। यहाँ से अगर टी यहाँ पर चला जाए तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू टी, ये हो जाएगा। और यही क्या होता है, चाहे आप चेंज इन मोमेंटम बोलो या फोर्स मल्टीप्लाई बाय टी बोलो, ये दोनों ही किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है। देखिए वही चीज तो आई यहाँ पर, ठीक है। तो इम्पल्स क्या होता है, फोर्स, और जितने टाइम के लिए फोर्स अप्लाई किया गया है किसी बॉडी पर, वही उसका इम्पल्स होता है, ठीक है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर इसकी यूनिट की बात करें, देखिए यूनिट क्या होगा, एक तो फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और टी का सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड। और इसके अलावा क्या हो सकता है, अगर फोर्स का हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऊपर भी सेकेंड हो जाएगा, टी का मतलब सेकेंड, तो एक सेकेंड से एक सेकेंड कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एक ये यूनिट आ गया और एक यूनिट आ गया आपका न्यूटन सेकेंड, ठीक है। बस यहीं पर हमें इतना ही समझना था इम्पल्स के बारे में। अब हम देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन,
न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसे हम एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? इट सिंपली सेज दैट ऑल एक्शंस या एवरी एक्शन has an equal and opposite reaction। इसका क्या मतलब है? एवरी एक्शन मतलब हर एक्शन का मतलब फोर्स, ठीक है। हर फोर्स के पास एक इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। मतलब अगर कोई किसी बॉडी पर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो वो बॉडी भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगी, इक्वल एंड अपोजिट, और अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स अप्लाई करेगी। या इसे हम और इस कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, व्हेन अ बॉडी exerts a force on another body। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे क्या करती है? फोर्स अप्लाई करती है। when a body exerts a force on another body, then the second body also exerts force on first body, ठीक है। when a body exerts a force on another body, ठीक है, on another body, then the second body also exerts a force on first body। okay, these two forces, ये जो दो फोर्सेस हैं, these two forces are equal, okay, equal in magnitude, but opposite in direction, ठीक है। स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है कि जब कोई बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करती है तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पे उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगी, अप्लाई करेगी। और ये जो फोर्स होंगे इक्वल होंगे और इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब इनका जो अमाउंट होगा, अगर वो 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है तो दूसरा वाला भी उस पर 10 न्यूटन का फोर्स ही अप्लाई करेगा। और इनका जो डायरेक्शन होगा डेफिनेटली अपोजिट होगा। जैसे मान लीजिए अगर ये कोई वॉल है, ठीक है, अगर इस पे कोई, यहाँ पे कोई बॉल है, ठीक है, बहुत स्पीड से जा रहा है, मान लेते हैं इसका m मास है और v वेलोसिटी है, ये जाके इस पे हिट करता है, मतलब फोर्स अप्लाई करता है। तो ये बॉल इस पर जितना फोर्स अप्लाई करेगा, ये वॉल भी उतना ही फोर्स उस पर अप्लाई करेगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में। मान लेते हैं ये f कर रहा है तो ये कितना करेगा? ये उतना ही फोर्स -f डायरेक्शन में करेगा। समझ में आ गई बात? बस यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब इसके कुछ हम डेली लाइफ के एग्जांपल देखते हैं। उससे पहले एक छोटा सा नोट है, वो आप नोट कर लीजिए, उसको हम समझते हैं पहले। अब एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझनी है कि जब कोई बॉडी, जैसे मान लीजिए ये दो बॉडी हैं, या हम कोई ऐसा मान लेते हैं कि एक ये कोई बॉडी है m1 मास का और उसकी वेलोसिटी u है, ये इधर जा रही है, और एक कोई बॉडी है जिसका मास m2 है। हम मान लेते हैं m2 का मास m1 से ज़्यादा है, मान लेते हैं, या ऐसा भी हो सकता है m1 का मास ज़्यादा हो, ठीक है, किसी एक का मास ज़्यादा है। अगर ये इधर से आ रही है, ठीक है, इधर से आ रहा है एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे जाके दोनों कोलाइड कर जाएंगे ये v वेलोसिटी से। तो जहाँ पर कोलाइड करेंगे, ये इस पर मान लेते हैं f फोर्स लगाएगा, तो ये इस पर भी f फोर्स ही लगाएगा, बट क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो -f लिख लिया, ठीक है, मतलब ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ऐसे जितना फोर्स ये उतना फोर्स ही अप्लाई करेगा। लेकिन अब ये जब टकराएंगे तो आपस में ये बैक भी जाएंगे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो इनमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो जरूरी नहीं है कि सेम हो। अब आफ्टर कोलाइडिंग हो सकता है इसका वेलोसिटी कुछ अलग हो जाए, इसका वेलोसिटी कुछ अलग हो जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे आप सिंपल एग्जांपल देखो, अगर हम किसी बॉल को वॉल पर हिट करते हैं, किसी बॉल को अगर आप वॉल पे हिट करते हो तो वो वॉल से टकराने के बाद वापस आ जाता है, क्योंकि जितना फोर्स वो वॉल पे अप्लाई करेगा, वॉल भी उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा और वो हमारे पास आ जाएगा। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि बॉल पीछे चला जाए, बॉल ना जाए, बॉल पीछे चला जाए, क्योंकि फोर्स तो इक्वल लग रहा है।
क्योंकि वॉल का जो मास है, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखिए F इक्वल टू क्या होता है m इंटू ए, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा F अपॉन m, क्योंकि जो फोर्स होगा वो तो दोनों के लिए सेम हो जाएगा, दो बॉडीज के लिए सेम हो जाएगा। तो जो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करेगा, मास, मतलब मास जितना ज्यादा एक्सेलरेशन उतना ही कम, यही तो होगा, ठीक है। तो वो वॉल का मास उस बॉल के कंपैरिजन में इतना ज्यादा होगा कि वॉल को तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उसका एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा और वो वापस आ जाएगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट होता है, जब आप ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर भी ये चीज आपको काम आएगी, ठीक है। तो आई होप आपकी बात समझ में आ गया होगा, बस इसी नोट को हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर हम पहले इस नोट को लिखते हैं, ऑल्दो forces are always equal in magnitude। ये फोर्सेस, कौन से फोर्सेस की बात हो रही है, जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी पे कोलाइड करती है, ठीक है, फोर्स अप्लाई करती है, तो दूसरी बॉडी भी फोर्स अप्लाई करेगी इक्वल अमाउंट का। सो ऑल्दो फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, और ऐसा होने के बाद फोर्स अप्लाई होगा तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन होगा। अगर कोई बॉडी रखी फोर्स अप्लाई करोगे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, बट द एक्सेलरेशन produced may not be same, वो सेम नहीं हो सकते, ठीक है। और अगर वो सेम मास का हुआ तो सेम एक्सेलरेशन होगा, बट अगर अलग अलग मास हुए तो डेफिनेटली वहां पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं इसके कुछ डेली लाइफ एग्जांपल या एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए कुछ यहाँ पे एप्लीकेशन लिखे हुए हैं, जैसे वॉकिंग ऑफ अ पर्सन। अगर हम चल पाते हैं आसानी से, क्योंकि यहाँ पर जितना फोर्स हमारा पैर फ्लोर पर लगाता है, फ्लोर भी उतना ही फोर्स हमारी बॉडी पे लगाती है, ठीक है। इसकी वजह से हम चल पाते हैं। अगर यही हमें, अगर जहाँ पर रेत पर चलना हो, ठीक है, रेगिस्तान में चलना इसीलिए कठिन होता है क्योंकि वहाँ पर जैसे पैर आप फोर्स लगाते हैं तो फोर्स की वजह से जो आपके पैर होते हैं वो रेत के अंदर धंस जाते हैं, जिसकी वजह से चलना वहाँ पर टफ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं हो पाता, क्योंकि आप जैसे फोर्स लगाते हो तो रेत तो फोर्स लगा नहीं पाता, इस वजह से आपका चलना मुश्किल होता है। स्विमिंग ऑफ पर्सन, जब आप स्विमिंग करते हो तो भी आप फोर्स अप्लाई करते हो पानी पर, तो जिस फोर्स से आप पानी पर फोर्स लगाते हो पानी आप पर फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से आप आगे मूव कर पाते हो, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जेट प्लेन, आपने जेट प्लेन को देखा होगा, उसके पीछे जो एक एयर का जो आपको एक शेप दिखाई पड़ता है वो भी वही होता है। वहां से गैसेस बहुत ही स्पीड में निकलती हैं, जिसकी वजह से वो गैसेस इस तरफ जाती हैं तो गैसेस भी उसको आगे की तरफ पुश करता है, ठीक है, सेम चीज। अब बॉल रिबाउंड्स आफ्टर स्ट्राइकिंग अ हार्ड फ्लो। सिंपल, जब भी कोई बॉल आप ऊपर से हिट छोड़ते हो तो बॉल जाता है नीचे और जंप करके वो वापस आता है, तो क्यों, क्योंकि जितना फोर्स उसने फ्लोर पे लगा होता है, फ्लोर भी उतना ही फोर्स ऊपर उसके ऊपर लगाता है, जिसकी वजह से वो ऊपर उठ जाता है। अब ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ कि फ्लोर क्यों नहीं नीचे जाता, क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन का फर्क आ जाता है, ठीक है, F इक्वल टू m इंटू ए से। अब बॉल रिबाउंड्स आफ्टर स्ट्राइकिंग अ हार्ड फ्लोर, ठीक है। और रोविंग ऑफ अ बोट इन अ, जब कोई भी बोट चलाता है रिवर में तो ऐसे पीछे करता है उसको, तो जैसे ही वो रिवर को मतलब वाटर को पीछे की तरफ करता है, वाटर उसको आगे की तरफ पुश करती है, जिसकी वजह से वो आराम से पानी में चला पाता है, ठीक है। सो आज के वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उससे और जो नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम स्पेशली बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में।